अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली मुख्तसर मगर शदीद जंग के 12 रोज़ बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया कि दोनों ममालिक में जंग बंदी हो गई है। ट्रंप के इस ट्वीट ने दुनिया को एक बार फिर पाक भारत सीज फायर पर की जाने वाली ट्वीट याद दिला दी। ईरान इसराइल जंग में सीज फायर का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान ने कतर में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले किए, जिसे ईरान ने इसराइल की हिमायत पर इंतकामी कार्रवाई करार दिया। इस हमले के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर ड्रामाई पैगाम भी सामने आया, जिसमें ईरान का शुक्रिया अदा किया गया क्योंकि उसने अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही बता दिया था। ताहम ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। ये जंग कौन जीता, कौन हारा? क्या वाकई जंग खत्म हो गई या अभी ये एक वक्फा है? इस जंग ने मशरिक़ वस्ता में क्या कोई न्यू नॉर्मल मुतारिफ करवाया है? पहली बात यह है कि ईरान ने आलमी दबाव के बावजूद दिफाई सतह पर खुद को एक मजबूत कुव्वत के तौर पर मनवाया है। अगरचे ईरान की कई प्रॉक्सीज जैसे शाम, लेबनान और यमन में मौजूद मिलिशियाज इस जंग में कमजोर हुई या खत्म हो गई, मगर ईरान ने अपनी मरकजी कुव्वत का भरपूर दिफा किया। इससे यह पैगाम दिया कि ईरान को कमजोर समझना एक खतरनाक गलती होगा। दूसरी तरफ इसराइल, जो हमेशा खित्ते में अस्करी बालादस्ती के साथ काम करता रहा है, इस बार दिफाई पोजीशन में देखा गया। ईरान के बराह रास्त हमलों ने इसराइल की दिफाई सलाहियत और इंटेलिजेंस की साख पर सवालात उठा दिए। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसराइल हार गया, मगर यह जरूर कहा जा सकता है कि इसराइल अब वो वाहिद नाकाबिले तस्खीर ताकत नहीं रहा जैसा कि वो माजी में खुद को समझता था। क्या ये जंग बंदी बज़ाहिर एक वक्ती हल है और क्या इसके असरात आने वाले महीनों में जाहिर होंगे? इसराइल की पॉलिसीज, ईरान की हिकमत अमली और खित्ते में अमरीकी किरदार को क्या अब नए अंदाज से परखा जाएगा? क्या मशरिक़ वस्ता उस दौर में दाखिल हो चुका है जहां इसराइल की एकतरफा गुंडागर्दी का जवाब भरपूर मुज़ाहिमत के जवाब में दिया जाएगा, या फिर इस जंग बंदी ने मशरिक़ वस्ता में स्टेटस को ही बरकरार रखा है? सबसे बढ़कर मशरिक़ वस्ता में अरब इसराइल जंगों के जो असरात सामने आए, क्या अब ईरान के असरात भी वाज़ेह तौर पर इस खित्ते में नजर आएंगे या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे अपने सवाल के जरिए। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। आप सभी के लिए सवाल। 13 जून से 23 जून 12 दिन ईरान इसराइल जंग, 24 जून ट्रंप का सीज फायर ऐलान। किसने क्या हासिल किया? शहजाद चौधरी साहब, जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर अगले तक एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए जाते रहे। सदर ट्रंप को फ़ोन पर बात करनी पड़ी इसराइल नेतन्याहू से। उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स के जरिए भी खफगी का इजहार किया और कुछ देर पहले नेटो की तरफ जाने से पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उसने भी इसराइल और ईरान दोनों पर खफगी का इजहार किया, मगर इसराइल के कुछ ज़्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि मैं तो ये कहूँ गैर मोहतात, बतौर अमेरिकी सदर गैर मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने मीडिया के सामने किया। ये आपको क्या लगता है, एक मुकम्मल जंग का खात्मा हो गया है, एक वक्फा है, और जो मेन इसमें लोगों का हिस्सा रहा, किसने क्या हासिल किया? मुल्कों ने, लोगों ने, किसके मफादात सर्व हुए? आयशा, इस जंग से दुनिया हिल के रह गई थी। यानी 12 दिन की तो जंग थी, लेकिन 12 दिन के अंदर जिस किस्म की एग्रेशन, हमले किए गए दोनों तरफ से, इसराइल के ऊपर ईरान के और ईरान के ऊपर इसराइल के और फिर अमेरिका के अपने हमले, वो हमारे खत्ते को खास तौर पर और तकरीबन पूरी दुनिया को उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी इर्ताश और इंतशार की शक्ल में डाल दिया कि वहां से वापस आ जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। खत्ते का एक बड़ी जंग के अंदर उलझना, और उसके बाद ये नहीं पता लगना था कि ईरान में कौन इंचार्ज है, या बाकी मुल्कों में जो यूएई या बहरीन या इसी तरीके से जो बाकी गल्फ के मुल्क हैं, इनमें कौन इंचार्ज, कौन सी हुकूमत है, क्योंकि अवाम किसके खिलाफ, कौन से अवाम खड़े हुए हैं। इन, जैसा मैंने कहा था कि तवाज़ुन बड़ी मुश्किल से बरकरार था मशरिक़ वस्ता का, रियासतों के अंदर भी और रियासतों के दरमियान भी और रियासतों के बीच में भी और खत्ते के अंदर भी। उसको डिस्टर्ब करना दुनिया ने पहचान लिया कि कितना बड़ा खतरे का काम हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जो ऑलरेडी 2-3 पोल्स के अंदर बढ़ती जा रही है। चीन को तो हमने कह दिया कि एक पोल है, उसके बाद हमने रूस को भी कह दिया। इस तरीके से 2-3 पोल जब बन जाते हैं तो दुनिया खुद से अपने पुराने ऑर्डर से एक हिल जाती है, अपने जो जिस किस्म का फोकस था वहां से हिल गई। सिमिलरली अगर उस पूरे माहौल में आपका खित्ता मशरिक़ वस्ता खास तौर पर, जिसका अमल दखल तेल की मंडी के अंदर इतना ज्यादा है, उसके अंदर अगर इस किस्म का इर्ताश आता तो उसने हिला के रख देना था। आपका सवाल कि किसने क्या हासिल किया, मेरा ख्याल अगर मैं अमेरिका से शुरू करूं, ट्रंप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से बच गया। उसने बेवकूफ़ी की, बहुत गलत एक कदम उठाया, लेकिन जल्द ही अपनी गलती को रियलाइज करते हुए उसने अपना कदम वापस लिया, और फिर जिस तरीके से भी मुमकिन हुआ उसने एक जंग बंदी का मामला लेके आ गया। ईरान, जिसमें आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, मेरा ख्याल है कि नुकसान उसने बहुत उठाया होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि उसका जो
यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम, किस हद तक और कितना बचा और कहाँ बचा। ख्याल किया जाता है कि तकरीबन सभी बच गया। अगर ये एक चीज है तो बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसके लिए क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा, कैसे कैसे दिमाग उसके चले गए, किस किस्म के बोझ तले वो कौम गुजरी, लेकिन क्या इससे वो और मजबूत होकर उभरेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि और मजबूत होकर वो कौम उभरेगी। हाँ, दुनिया के लिए इम्तिहान हो जाएगा कि एक ऐसा ईरान जो कि इस इम्तिहान से गुजरा है, जो और मजबूत हो गया है, उसको अब वापस मेन स्ट्रीम में कैसे किया जाए। वो ईरान जो कि खुद अपने आप को जौहरी ताकत बनवाना चाहता है और बॉम्ब की तरफ जाना चाहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब की, उसको कैसे अब उससे हटाया जाए और उसको वापस लाया जाए। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसराइल की जो मिथ थी कि जी वो इनविंसिबल है, आयरन डोम तो फलाना तो डेविड स्लिंग तो ये और ढमका, वो सब का सब पंक्चर होकर रह गया। वो मिथ जो थी वो खत्म हो गई। इसराइल एक बिल्कुल आम सा मुल्क लगा जिसकी के बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज खुल के सामने आ गई। तो मेरा ख्याल है जो खोया है लोगों ने वो ज्यादा खोया है, पाया भी काफी है, इन द सेंस के ईरान ने पाया, दुनिया ने ये पाया कि एक बहुत बड़े खतरे से बच गई। तो मेरा ख्याल है कि ऑल इन ऑल एक अच्छी बात यह है कि जंगबंदी होगी, वरना हम उस दहाने पे खड़े थे जिसे कहते हैं कि स्लिपरी स्लोप, स्लाइडिंग स्लोप, बहुत गंदी, कि उसके बाद हमें ये नहीं पता लगना था कि गहराई कितनी ज्यादा है और कहाँ हम जाके दुनिया और ये खत्ता गिरेगा। तो बाहर सूरत अभी मामलात इतने आसान नहीं है। मशरक की तरफ आज भी ध्यान हमें करना चाहिए, बहुत खतरा है उस तरफ से, मशरक की तरफ से, भारत की तरफ से, क्योंकि ये जो माहौल पैदा हुआ है इसमें यूनिलेटरलिज्म का जो है कि जी मेरे पास ताकत है, चूंकि मेरे पास ताकत है तो मैं जो चाहे जिसके खिलाफ मर्जी कर सकता हूं। तो ये हमें ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जिसे कहते हैं कि ट्रांजिएंट पीरियड है, बिल्कुल हर तरह से चीज खामोश नहीं, इतना बड़ा इर्ताश है तो उसको सेटल होने में भी वक्त लगता है। दुरुस्त हो गया, ठीक है। हसन निसार साहब, कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानियों ने हमला किया, उसके बाद एक सरप्राइज ट्वीट आती है कि जंग बंदी हो गई और शुक्रिया भी अदा किया जाता है कि आपने बताकर हमला किया। ये सीज फायर की आड़ में किसने सरेंडर किया है, ईरान या इजराइल? किसको फौरी जंग बंदी की ज्यादा जरूरत थी? मुझे तो सारी सूरत हाल पे हंसी आ रही है, और एक फेज था वो गुजर गया है, लेकिन हमारी संजीदगी और हमारा कंसर्न और हमारी परेशानी वो ज़ाहिर है जाते जाते जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता दुनिया भर के लोगों को हस्बे तौफीक शुगल मेला, टेंशन, तो सेंसिटिव थे, सेंसिबल थे, उनके लिए टेंशन थी। शुगल मेला था बेशुमार लोगों के लिए अच्छा, और एक अच्छा पास टाइम मिल गया। बहुत मोनोटनी चल रही है पूरी दुनिया के, आप चैनल्स देखो, सेम नॉनसेंस। अच्छा, मीडिया को गर्मा गर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मौजू मिल गया, ठीक है, हमारा भी तुक्का लगा रहा बीच में, ठीक। प्रिंट मीडिया को भी सौदा मिल गया, मुर्दा अखबार थे, मुरझाए हुए, बिल्कुल जैसे बेगोरो कफन लाश अखबार, तो आपका ऐसा ही रह गया है, उनको भी अच्छा ज़रा अच्छा। बॉटम लाइन ये है कि पता चल गया कि इस दुनिया के काबिल ज़िक्र मुल्कों के मदारुल महाम किस लेवल के लीडर हैं। इट्स नॉट अ जोक। अरबों की आबादी को आपने इमोशनली और साइकोलॉजिकली और फलाना खेला है, ये इनका लेवल, और ये बदबख्ती इस कुर्रा अर्ज़ की है। अच्छा, वैसे आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो एक जुमला मेरा संजीदगी से लें, दिस इज़ नॉट दी एंड। एपिसोड का अगले का इंतज़ार करें, वो ज़रूरी नहीं धमाकों वाला हो, कुछ ऐसी चीज़ें अनवेल हो सकती हैं जो हमारे आपके वहमो गुमान में भी ना हो। अगर मैं उस तरफ निकल गया तो मुझे अपने आप पे दानिश्वरी का शुबा हो जाएगा, बस काफ़ी है। अच्छा हसन साहब, एक सवाल है, दिस इज़ नॉट द एंड, आप कह रहे हैं धमाकों वाले नहीं, तो क्या रिजीम चेंज आपको नज़र आता है ईरान या इजराइल में से कहीं, कहाँ पहले दिखता है? क्योंकि दोनों जानिब इस बात की बड़ी कोशिश रही है। देखें, बात सुने, नेतन्याहू वैसे ही एक नापसंदीदा आदमी है, वो फॉर्म 47 टाइप, वो उनका रिवाज नहीं है, मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ। नेतन्याहू इज़ अ हेटेड पर्सन, मतलब वो वहाँ के लोग भी उसको पसंद नहीं करते, और उसकी बेशुमार मीडिया शीडिया पे पता लगता है ना, हमें ज़ाहिर है मुझे ख्वाब तो नहीं आते, तो पता नहीं आपने क्या सवाल किया था, मुझे तो दिलचस्पी नहीं, मुझे पहले भी नहीं थी। वैसे आज ट्रंप ने भी खफगी का इजहार किया नेतन्याहू की तरफ। चलें, अगर आप आगे बढ़ते चलते रहो ना, अभी देखो, इंतजार करो, क्या जल्दी क्या है आपको, 4 दिन को ढंग के प्रोग्राम कर लो। ब्रेक लिया जंग से, आप ये कह रहे हैं?
ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मशरिक़ वस्ता की तारीख में 24 जून 2025 कैसे याद रखा जाएगा? इसराइल की ताकत का भरम टूटा है, ज़्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ा है? ईरानी रजीम मजबूत हुई है, कमज़ोर हुई है? अरब ममालिक के अंदर देखा जाए ईरान मशरिक़ वस्ता में ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया, या फिर स्टेटस को ही बरकरार है? ये कोई बड़ी बात या बड़ा वाक़या नहीं रहेगा मिडल ईस्ट की हिस्ट्री में? जो खुलासा है इस 12 रोज़ की जंग का, जिसने बहुत कुछ बदला है, और ख़ुलासा क्या है कि ईरान वन बाय नॉट लूजिंग एंड इज़राइल एंड अमेरिका लॉस्ट बाय नॉट विनिंग। ईरान इसलिए जीत गया कि वो हारा नहीं, इसराइल इसलिए हार गया कि वो जीता नहीं, क्योंकि कुछ जंग के मकासद थे जिसके लिए इसराइल ने हमला किया था और अमेरिका को भी साथ गिनने, और वो हासिल नहीं हुए। ईरान का कद काट बहुत बुलंद हुआ, ईरान ने बहुत नुकसान उठाया, उसकी बहुत कमज़ोरियाँ सामने आई। फ़ज़ाइया उसके पास थी ही नहीं, 50 साल पुराने उसकी फ़ज़ाओं पे इसराइल की जहाज़ों का राज था। अंदर गद्दार दन दनाते फिर रहे थे, मदद कर रहे थे, लीडरशिप को उड़वाने में मदद कर रहे थे। उसकी लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा, उनकी टॉप लीडरशिप का एक हिस्सा वो शहीद हो गया, उनकी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हुई। लेकिन इसके बावजूद वो खड़ा रहा और एक कमज़ोर ताकत होते हुए एक एसिमेट्रिकल वॉर में वो स्टेल मेट के काबिल हुआ, वो स्टैंड स्टिल पे लाने के काबिल हुआ एक जंग को। ये कमज़ोर ताकत की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। एक ईरान जैसी एक मिडिल पावर को जो 20 साल से पाबंदियां उठा रहा है, जो असला ख़रीद ही नहीं सकता, उसके सामने एक सुपर पावर की माइट थी और वो स्टैंड स्टिल पर ले आया। इससे तो बहुत उसका इमेज बढ़ गया है, और इससे उसका एक डेटरेंस पैदा हुआ है कि वो इसराइल को जवाब देने की सलाहियत रखता है, इसराइल पर पेन इन्फ्लिक्ट करने की सलाहियत रखता है, वो दुनिया की मईशत को हिलाने की सलाहियत रखता है। ऐसे तो ये लोग पीछे नहीं हट गए ना, वरना तो रजीम चेंज से पीछे इन्होंने हटना नहीं था। ईरान को तबाह बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। साहब वो कह रहे हैं मकासद हासिल हो गए, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उनका न्यूक्लियर का तमाम चैप्टर क्लोज हो गया और वो आइंदा इस तरफ नहीं जाएंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं हमें हमारे मकासद हासिल हो चुके। मकासद हासिल करके पीछे हटे या किसी सुबकी से बचने को पीछे हटे? ये स्टैंड स्टिल की वजह से और आगे आने वाले नुकसान की वजह, इस वजह से कि इसराइल के लिए जो नुकसान हो रहा था उनके शहरों पे वो नाकाबिले बर्दाश्त था, आगे जो नुकसान होने वाला था वो इससे भी ज़्यादा था, और इस जंग से कोई आगे नतायज हासिल नहीं हो सकते थे। एटमी प्रोग्राम 3 जगह डिस्ट्रॉय हुई, 400 किलोग्राम तो कहीं पड़ा है ना, उससे 9 न्यूक्लियर बम बन सकते हैं। उनके पास जो नॉलेज और कैपेसिटी थी वो तो मौजूद है ना, उनके पास कितनी और न्यूक्लियर साइट है जो खुफिया है वो किसी को मालूम नहीं। जब तक अब डील नहीं हो जाती न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो सकता, और ईरान शायद अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म ना करे। शायद जो अब तक वो हथियार की तरफ जा ही नहीं रहा था, शायद अब वो हथियार के प्रोग्राम की तरफ चला जाए। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी गया, रजीम चेंज का कोई सवाल ही नहीं, रजीम चेंज की तो सोच भी उन्होंने छोड़ दी जिसकी ये धमकी दे रहे थे, और मिसाइल प्रोग्राम की तो अब बात ही नहीं। इसका मतलब है ईरान मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएगा, डेवलप करेगा, और अब तो पता चल गया दुनिया को भी और ईरान को भी कि इसराइल तो बस चंद हज़ार मिसाइलों की मार है ना। सोचें अगर 3000 की बजाय उसके पास 20,000 या 30,000 मिसाइल होते तो क्या हशर हो जाता है इसराइल का। तो क्या रोक सकता है ईरान को कि अगले चंद सालों में, अगली जंग से पहले वो 20,000 मिसाइल इकट्ठे कर रहे हैं? आखिर सलाहियत तो उसके पास आ गई है ना। सही, उसके पास साइंसदान भी मौजूद हैं, फैक्ट्रियाँ भी मौजूद हैं, बाहर की जो उसको मदद चाहिए वो भी मौजूद है। ठीक, तो इसलिए इसराइल ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, और वो ये भी एक्सपोज हुआ है कि किस तरह का वो वॉर मॉन्गर है, और उस वॉर मॉन्गर के एक्सपोज होने के नतीजे में यूरोप की जो उसके साथ दूरियां हैं, यूरोप के अवाम के साथ जो उसकी दूरियां हैं, वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ख़ुद अमेरिका को देखिए कि अमेरिका का मामला ग्लोबल साउथ के साथ जो उसका फ़र्क बढ़ता जा रहा था, जो 2 कैंप बन गए हैं, जिसमें 1 अरब आबादी इस तरफ है और 7 अरब आबादी दूसरी तरफ है। वो 7 अरब वाली आबादी तो मज़ीद दूर हो गई, उसने सबको डरा दिया, अपना एतबार ख़त्म कर दिया कि उसके माहिदों का कोई एतबार नहीं। उसने इतने साल लगा कर जो माहिदा किया था JCPOA, उसको पहले उसने फेंक दिया, उसके बाद फिर अभी माहिदे के दौरान में ये 2 दिन बाद आपकी उस बात होनी है,
और उस दरमियान में इसराइल ने हमला कर दिया उससे पूछ के, और उसने हमला करने दिया, क्या एतबार रह जाएगा? कौन उसकी बात पे, उसके मायदे पे, उसकी लिखी हुई चीज़ पे एतबार करेगा दुनिया की इतनी बड़ी पार पे? और कौन ये तसल्ली रखेगा कि न्यूक्लियर हथियार बनाए बगैर वो इनकी खरमस्तियों से और बदमस्तियों से बच सकता है? तो इसका मतलब है एनपीटी भी फारिग हो गया, और जो ग्लोबल ऑर्डर था, तो क्या ईरान एनपीटी से निकल जाएगा? ग्लोबल ऑर्डर तो पहले ही जा रहा था, वो भी खत्म हो गया। एनपीटी, मेरे ख्याल में एनपीटी जो है वो बिल्कुल इससे पहले इतने खतरे से दो चार नहीं था। इतनी इस वक्त हो गई। भारत का भी वजन कम हुआ जो इसराइल के साथ खड़ा था, ठीक, मुस्तकिल खड़ा था, कुछ कहने को तैयार नहीं था, उसने कंडेम नहीं किया, उसने खिलाफ वोट दिए ईरान के, तो वो भी जाके नॉर्थ वालों से यारियां लगा दी अमेरिका के साथ, और जो 7 अरब वाला कैंप है उसको छोड़ दिया। मेरे ख्याल में इस तरीके की एक पिक्चर हमारे सामने उभरती है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, ये 12 दिन की जंग, और फिर ट्रंप ने एक बार उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान भारत पे एक ट्वीट कर दी सबसे पहले कि जी जंग बंदी हो गई है, ये 12 दिन में किसने क्या हासिल किया, क्या मकासद अचीव हो गए, या ये एक ब्रेक है? ईरान ने साबित किया कि अगर कौम में कमिटमेंट हो तो बदतरीन सूरत हाल का मुकाबला भी किया जा सकता है। इज़राइल को उसके दुनिया भर के हामी इस खिते में ताकतवर तरीन मुल्क समझ रहे थे। उसकी ताकत का हशर उसके शहरों की बिल्डिंगों को देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ताकतवर मुल्क था। कोई डोम था जो ऐसा था पता नहीं जिससे कुछ चीज़ गुजर ही नहीं सकती थी, सब डोम धरे के धरे रह गए। और एक्सपोज हुआ ट्रंप। नेतन्याहू ने ट्रंप को मजबूर किया इस जंग के लिए। ट्रंप ने कहा था संडे तक का इंतज़ार करो, लेकिन नेतन्याहू ने 2 दिन पहले जुम्मे को ही हमला कर दिया। अब इस जंग में एक और फरीक कूद पड़ता है। चले ईरान और इसराइल की जंग की समझ मुझे से आम आदमी को भी आती है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए अपना वो हथियार इस्तेमाल किया जो इखलाकी तौर पे उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, और किसी मुल्क के पास ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए जो इसने पहली दफ़ा तोरा बोरा में इस्तेमाल किया और अब ईरान में इस्तेमाल किया 3 जगहों पर। क्या बिगाड़ लिया? इसराइल को बचाने की कोशिश की। इसराइल अब बच नहीं पाएगा, और उसके साथ मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक एक्सपोज हो गए। उनका तमाम जो एक कॉमन इंटरेस्ट था कि हम सब मुसलमान हैं और दीन के लिए खड़े हैं, वो टोटली एक्सपोज हो गए। और जो कतर के ऊपर एक मिसाइल दागा, भला ट्रंप कह के हमें बता दिया गया था, हमने वहाँ से अपने आदमी निकाल लिए, तो इस बात का ये भी सबूत है कि ईरान चाहे तो अपने गिर्द खड़े तमाम अमरीकी बहरी जहाज़ों पे मौजूद हर जगह पे हमला करने की सलाहियत रखता है। और कतर पर ये हमला जो उसने किया, ये इसका सबूत है। ये बात मेरे दोस्त ने कही कि ईरान के अंदर जो साजिशी अनासर थे उन्होंने उनके तमाम साइंसदानों को ख़त्म कर दिया, उनकी सियासी क़यादत को तबाह कर दिया। पहले दिन ऐसे हालत में अपनी बका की जंग लड़ना और हिम्मत के साथ लड़ना, इस हिस्ट्री के अंदर जो पिछले 10-20 साल की है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो बच गए हैं, अगर अब नए हुर्मुज़ बंद कर दी जाती, ये क्यों एकदम भाग दौड़ की? क्यों ट्रंप को ख्याल आ गया कि बस कर दो, अब रुक जाओ? और क्यों ट्रंप आज इतनी इंग्लिश की गाली दे के चला गया हेलीकॉप्टर में बैठ के इसराइल को और इसराइल के रवैये को? क्योंकि अगर आप नए हुर्मुज़ बंद होती है तो पूरा का पूरा तबाही का वो ऐसा दौर शुरू होता पूरे ममालिक के लिए जो ये भुगत नहीं सकते थे। और आज जो ये दावत दे गया है ट्रंप, हाँ ईरान चाहे तो
चीन से तेल खरीद सकता है, लेकिन हमारे से भी चीन चाहे तो ईरान से खरीद सकता तो हमारे से भी खरीद, हमसे भी खरीद। इसका मतलब है पाबंदियां शबंदियां सिर्फ कहानी रह जाएगी अगर एक दो और ऐसे हमले हुए। ठीक है। और इसका क्रेडिट मैं देता हूँ ईरान के उन अवाम को जिन्होंने रजीम चेंज करने के बारे में जो कहानी थी उसको नहीं सुना और शर्मिंदा हुआ पहलवी का बेटा, और उसने इंस्टाग्राम पे ट्रंप को बैन कर दिया है, ट्रंप को डिलीट कर दिया है, ट्रंप को सुनने को वो तैयार नहीं है। ये है नतीजा जनाब 10 दिन में। कौन जीता और कौन हारा ये दुनिया के अवाम जानती है, समझती है, देख रही थी। आई थिंक सो कि जो कौमें कमिटमेंट के साथ लड़ती हैं उनके नताइज उनके हक में जाते हैं। दुरुस्त हो गया जी। मगर आज महीने बताएंगे कि जंग बंदी किस तरीके से अनफोल्ड होती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे घर की, जहां रिवायत बरकरार है, चीनी का बहरान सर पर है। इस हाथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस हाथ उतनी ही इंपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मसला क्या है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में चीनी का बहरान फिर सर उठा चुका है और इस बार मामला महज कीमतों के उतार चढ़ाव का नहीं बल्कि पॉलिसी साजों और चीनी माफिया के दरमियान गठजोड़ का है। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया है, जबकि गुज़िश्ता साल जून से लेकर अक्टूबर तक के दौरान इतनी ही मिकदार में यानी 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करके 114 अरब रुपए कमाए गए थे। उस वक्त हुकूमत का कहना था कि मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है। अगर चीनी की रिटेल कीमत 145 रुपए से ऊपर गई तो फौरन एक्सपोर्ट रोकी जाएगी, लेकिन कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं और चीनी की बरामद भी जारी रही। वही चीनी जो सिर्फ 5 माह कबल 125 रुपए की थी, इस वक्त तकरीबन 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। शुगर माफिया ने महज 5 माह में चीनी की कीमत में 65 रुपए फी किलो का इजाफा करके अवाम की जेब से 50 अरब रुपए इजाफी बटोरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 89 शुगर मिल मालिकान पर 20 अरब रुपए की टैक्स चोरी के इल्जामात हैं। यही वो ताकतवर माफिया है जिसे पहले 12 अरब की सब्सिडी दी गई और फिर 9 अरब के कर्जे भी मुआफ किए गए। अगर सिर्फ 1 रुपए फी किलो कीमत बढ़े तो शुगर माफिया 5 अरब रुपए कमाता है। तो अब चीनी 125 से 200 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो अंदाजा करें कि कितनी दौलत अवाम से निचोड़ी जा चुकी है। ये बहरान सिर्फ चीनी की कीमतों का नहीं, एतमाद, शफाफियत और हुकूमती रिट का बहरान है। असल सवाल यह है कि जब आदादोशुमार, हकायक और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीनी माफिया ने पॉलिसी साजों की खामोशी या शायद शराकत से खेल का फायदा उठाया है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर कब तक माफिया को सब्सिडी, कर्ज माफी और बरामदात की खुली छूट मिलती रहेगी और अवाम को सिर्फ खाली दावे, वादे और बढ़ती कीमतें ही मिलेंगी? ये मामला महज बद इंतजामी या नहली का नहीं रहा, ये बाकायदा इस्तेहसाली ढांचे का आकाश है, जहां चंद दर्जन मालिकान की जेबें भरने के लिए 25 करोड़ अवाम की जेबें काटी जा रही हैं। अगर हर बहरान के पीछे नफा सिर्फ माफिया का है तो फिर रियासत कहाँ है, एहतसाब कहाँ है और हुकूमत किसकी है? क्या 25 करोड़ अवाम वाकई चंद अफराद के माशी मफादात के सामने हमेशा यरगमाल, या वक्त आ चुका है कि एहतसाब की वो चीनी तैयार की जाए जो अवाम को तो मीठी लगे मगर माफिया के गले में फंस जाए? इसी पर बात करेंगे। सवाल इस तरह से, गुज़िश्ता साल 7.5 लाख टन चीनी बरामद, अब उतनी ही चीनी दरामद करने की मंजूरी, कीमत 125 से 200 तक पहुंच गई। क्या यह हुकूमती नाअहली है, मफादाती पॉलिसी का नतीजा या मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अवाम की जेब पर डाका? ज़ैगम साहब। आयशा, आपने अपने इंट्रो में कई बार माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दुनिया भर में माफिया होती है, लेकिन माफिया अलग होती है, अशराफिया अलग होती है। हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि माफिया और अशराफिया में फ़र्क नहीं है। अब आप बता रही हैं जिस शुगर इंडस्ट्री का 80-90 शुगर मिले हैं, 5-7 को छोड़ के तमाम की तमाम सियासतदानों की हैं। कोई कैबिनेट ऐसी नहीं होती पाकिस्तान की जिसके अंदर शुगर मिल ना बैठी हो। शुगर मिलें जो है इलेक्शन लड़वाती हैं और शुगर मिलें पार्टियां चलाती हैं, शुगर मिलें सियासत चलाती हैं, शुगर मिलें जमहूरियत चलाती हैं। तो फिर मुल्क शुगर मिलों को ना चलाए तो क्या करे? ये बातें हम बार बार करते हैं। हुकूमत ने खुद 2020 में कमीशन बनाया था, सरकार का कमीशन, और उसने कहा कि 1 साल के अंदर शुगर मिल वालों ने 100 अरब रुपए नाजायज कमाए। उस सरकार की कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि इन्होंने होर्डिंग की है, जखीरा अंदोजी की है, प्रोडक्शन कम बताई है टैक्स खाने के लिए और प्रोडक्शन को छुपाने के लिए, कीमतों पर खेलने के लिए सब्सिडीज़ ली हैं, नाजायज़ तौर पर सब्सिडीज़ ली हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रोनी सेक्टर है ये वो सेक्टर है
जो मिलकर कमाता है स्टेट के साथ मिलकर। और अगर आपने ये देखना हो कि क्या पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया की कोई कमिटमेंट मुल्क की मईशत को तब्दील करने में है तो शुगर इंडस्ट्री को देख लें। सही। और ये साबित करती है कि ज़ीरो इंटरेस्ट है पाकिस्तान की सिमत बदलने में, पाकिस्तान की मईशत बदलने में, पाकिस्तान को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ले जाने में, पाकिस्तान में किसानों और गरीब लोगों का इस्तेसाल रोकने में। कीमतों को ये लोग कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्जी से प्ले करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ठीक। पैसे सरकार से लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। जब कीमतें बाहर सस्ती होती हैं तो इंपोर्ट करते नहीं, जब दुनिया में सस्ती होती हैं तो। ठीक। और किस तरह का कानून यूज करते हैं? गुड़ कंट्रोल ऑर्डर यूज करते हैं। 2021 से पहले साल हर साल गरीब किसान को गुड़ बनाने की इजाजत नहीं थी। इस्तेसाल का इतना बड़ा ये एक पूरा निजाम है जो शुगर मिलें जिसको जाहिर करती है। जाहिर है सिर्फ शुगर मिलें नहीं है, शुगर मिलें सबसे बड़ी अक्कास हैं हमारी अशराफियाई मईशत की। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। और हमारे तर्ज हुकूमत। आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि सरकार कमज़ोर है और शुगर मिल मालिकान मजबूत है, तो इफ्तिखार साहब इस मुल्क को, इस मुल्क की जमहूरियत को, निज़ाम को सिर्फ शुगर मिल मालिकान चला रहे हैं। कानून, कायदा, गवर्नेंस वो नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पिछले 8-7 साल से ये तमाशा तो लगा हुआ है कि इस हाथ एक्सपोर्ट होती है, उस हाथ इम्पोर्ट होती है। हमें पता नहीं हमारी ज़रूरत क्या है, हम उसको रखें। आप शुगर मिल मालिकान की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ हर वो शख्स जो चीज़ें फ़रोख्त करता है वो माफिया है, और तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उसके साथ मिलकर हम सबको लूट रही हैं। खा वो सब्ज़ी मंडी का माफिया हो, खा वो ट्रांसपोर्ट का माफिया हो। इस गठजोड़ पे कहाँ से डंडा चलेगा? नहीं चल रहा ना फिर ये तो ये तो हमारी कुव्वत बर्दाश्त है ना, और एक दिन हमारी कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। फिर वो होगा कि रोज़े हशर, और मेरा यार अभी रोज़े हशर के बारे में तफसील बताएगा कि रोज़े हशर होता कैसा है। मैं हसन निसार में ये हिम्मत बचेगी इस अवाम में जिसकी कब्र तक तोड़ दी? हिम्मत बची हुई है तो हम आप और मैं इस मेज़ पे बैठे हैं। मतलब आप क्या देखें ना क्या हुआ, शुगर मिल की पैदावार कम हुई, उसकी वजह थी हमारे पास पानी कम था, हमारे पास खाद कम थी, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना एक जुर्म है, उसको सबको पता है। कितनी शुगर पैदा अंदर करते हो, कितनी बोरियां बनाते हो, कितनी बार बेचते हो, कितनों पे टैक्स देते हो, सबको पता है। उस इलाके में रहने वाले एक आम काश्तकार के पास चले जाओ, आपको पूरी तफसील से आगाह कर देगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पता नहीं है तो उनको पता नहीं है जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, पता नहीं है तो मेरे दोस्त जो मिनिस्टर साहब हैं उनको पता नहीं है, राना तनवीर बेचारे को, कि क्या हो रहा है। पर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कर मंगाई गई। मैं मानता हूँ पानी कम था, मैं मानता हूँ कि हमारे खाद महंगी थी, लेकिन इसकी पॉलिसी डिसीजन किसने करने हैं? पॉलिसी डिसीजन करने मैंने तो नहीं करने, और न आयशा ने करने हैं, न ज़ैगम ने करने हैं, न हसन निसार ने करने हैं। हमें तो करें। ये बात बड़ी प्यारी की, आज शुक्र है आज गुड़ की बात होगी, अगरचे वो कानून अब ख़त्म हो गया। वो हम तो गुड़ भी नहीं बना सकते थे। ये आपने कितने पैसे बताए हैं? आपने कहा कि 100 अरब रुपया कमाया। इफ्तिखार साहब इतने अरब हैं, इसके अंदर के अरब गिनते गिनते थक जेबें नहीं भरती। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब फरमाइएगा, ये चीनी बरामद दरामद का खेल अवाम को कितना महंगा पड़ रहा है? अच्छा, बात सुने पहले मैं मेरा जवाब क्योंकि बहुत ही मुख्तसर होगा, सुन लें कि कई साल पहले मेरे कॉलमों के मजमूए में शामिल है। मैंने कॉलम लिखा अशराफिया नहीं बदमाशिया। उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि बदमाश गाली नहीं है, हर वो शख्स बदमाश है जिसका माश बद हो। इसकी वजाहत मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी है। अच्छा, आपके सवाल का आखिरी जुमला है कि ये नाअहली है, मफादाती पॉलिसी या मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अवाम की जेब पे डाका। ये सिर्फ डाका, डाका और डाका। अपनी तारीख को समझना हो जिस किसी ने भी, वो 3 लफ्ज़, वो क्या है? ब्लंडर्स, प्लंडर्स एंड सरेंडर्स। फिनिश्ड। मैंने जवाब दे दिया।
ठीक हो गया जी। शहजाद साहब, आपके ख्याल में ये क्यों कई सालों से गुज़िश्ता हम देख रहे हैं, अपनी ज़रूरत को समझते जानते हुए भी या गैर इरादी तौर पर हमसे हो जाता है कि हम पहले बरामद करते हैं फिर उसी को दरामद करते हैं? और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो ऊपर ज़ैगम साहब ने बात की कि ये लोग हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, जमहूरियत बनाते हैं, जमहूरियत बिगाड़ते हैं। क्या वाकई ये हालात है? अच्छा आयशा, एक आपके सवाल का जवाब पहले दे दूं। आपने कहा कि ये हुकूमती नाअहली है या वगैरह वगैरह मफादाती पॉलिसी है, उसके बाद बाकी। उसका जवाब मेरा जवाब ये है कि ये नाअहली नहीं है, ये हुकूमती अहलियत है। ये हुकूमती अहलियत है कि हम इस जगह पे बार बार इस दाने पे आके खड़े हो जाते हैं। फिर आपने कहा कि इस्तेसाल अवाम का होता है। देखिए, इस्तेसाल उसका होता है जिसकी हिस्स बाकी रह गई हो, जिसमें हिस्स ना रह गई हो उसका इस्तेसाल नहीं होता। तो अगर आपको हिस्स नजर आती है अपने अवाम के अंदर आज, मेरे ख्याल में तो हिस्स उनकी मर गई है, मार दी गई है, खत्म कर दी गई है, हिस्स है ही नहीं, इसलिए इस्तेसाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक वो जमाना था कि 8 आने कीमत बड़ी चीनी की सेर अयूब खान के जमाने में, और उसको डिक्टेटर को गद्दी से उठा के बार मारा लोगों ने, जाना पड़ा। अब ये है कि 30-30, 40-40, 50-50 जो है रुपए एकदम से बढ़ जाती है और जूं तक नहीं रेंगती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस लहज पे पहुंचा है कि कोई इसको कुछ पाकिस्तानी अवाम को, हाँ हम जैसे बैठ के या आप जैसे बात सवाल उठाएंगे, लेकिन कल को लोग 200 रुपए चीनी भी ले रहे होंगे। अजीब सी बात है। 1962 में मैंने पहले भी जिक्र किया था, सिर्फ 6 शुगर मिलें थी पूरे पाकिस्तान में, 5 करोड़ अवाम के लिए। मशरकी पाकिस्तान भी 7 होता था। अब हम 5 करोड़ से 25 करोड़ और हो गए हैं, लेकिन ये जो शुगर मिले हैं वो 6 से जहां 30 होनी चाहिए थी, अब 91 है। और कहा जाता है कि ये सब की सब, जिस से बड़े खूबसूरत तरीके से कहा गया कि शराफिया और बदमाशिया या माफिया सब एक ही जुड़े हुए एक ही लोग हैं, सब एक ही काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारोबार है। तो जो लोग पहले लाइसेंस राज हुआ करता था कि जिसको लाइसेंस मिला उसने एक फैक्ट्री लगा ली, उसने कंपनी लगा ली, वो इसका मतलब बड़ा शेख बन गया, अमीर बन गया जल्दी कुछ अरसे के बाद। अब यहाँ पे हर एक के पास एक शुगर मिला जो कि आसान रास्ता है अमारत का, और वो हमने लाइसेंस राज की जगह उसको शामिल कर लिया। 50 अरब रुपए, मैं फाइनल बात कर दूं, 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी शुगर वालों को पिछले साल में। अभी कल के दिन में वजीर खजाना ने अवाम के ऊपर 36 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। बिल्कुल ऐसा। तो क्या 50 अरब, क्या 36 अरब, क्या हिस्स की बात, क्या इस्तेसाल की बात, कुछ भी नहीं रह गया आयशा। बस ऐसे ही चल रहा है, चलता रहेगा। मैं बाकी बातें नहीं करता। हाँ। बस देखता हूँ अपने इर्द गिर्द का माहौल, देखता हूँ उसके मुताबिक बात कर देता हूँ। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इस दौर में फंस गए हैं। सही हो गया जी। यही कंक्लूड करेंगे मेहमानों की गुफ्तगू के साथ कि अशराफिया, बदमाशिया या माफिया कहा जाए, मुल्की कानून और ज़ाब्ते ने इनके सामने सरेंडर कर दिया है। ये अफसोस है। प्रोग्राम से आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।